नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बाबा रामदेव का। जी हाँ, बाबा रामदेव को बाबा क्यों कहते हैं ये तो अलग विषय है, लेकिन रामदेव के ऊपर इस समय जो है मुश्किलें खड़ी हुई है। आखिर में उनके ऊपर क्यों इतना दबाव बढ़ा हुआ है, यही सब विषय है हमारे चर्चा का आज। और हम जानेंगे कि बाबा रामदेव के पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जो कि उनको जो है काफ़ी दबाया जा रहा है, काफ़ी उनको नुकसान किया जा रहा है। एक समय था ऐसा कि बाबा रामदेव के और लोग इतने चाहते थे, इतने फॉलोअर्स करते थे, उनकी दुकानें जो है इतने बड़े बड़े पैमाने पर बनती थी। और आज जो स्थिति कुछ बदलती हुई दिख रही है। ऐसा क्या स्थिति है, क्योंकि सरकार 2014 के बाद बीजेपी सरकार है और बाबा रामदेव को तो और प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। क्या है इसके पीछे हम जान लेंगे। हर कोई जानना चाहता है इसके पीछे। हमारे साथ में है विवेक जोशी जी, सीनियर एडवोकेट हैं और हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, राजनीतिक विषय भी जानते हैं। तो इसमें हम दोनों चीज़ जान लेते हैं कि ये इंडस्ट्रीज की बात है या राजनीतिक दबाव है, क्या है इसके पीछे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे बाबा रामदेव का जो विषय इस समय चल रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से लताड़ी दी जा रही है, उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है, उसके बाद भी उनकी माफ़ी मांगने के बाद भी उनकी स्थिति जो है बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या है रहस्य? सर, ये जो बाबा रामदेव जी का जो इशू है, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो है बिजनेस इशू, दूसरा है लीगल इशू। ये दोनों इश्यूज को मैं बिल्कुल अलग अलग करके देखता हूँ। अब बाबा रामदेव जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो आज उनके लिए समस्या बन गई है। बाबा रामदेव जी की खुद की एक स्ट्रेंथ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है और उन्होंने एक ऐसे मेडिकल सिस्टम को दोबारा हिंदुस्तान में रिवाइव कर दिया है जिस मेडिकल सिस्टम के रिवाइव होने की वजह से बाकी की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या बायोटेक वाली जो कंपनीज हैं उनके ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो है आज मुझे जो लगता है बाबा रामदेव को सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। अब जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं कि उसके बाद में लीगल परिप्रेक्ष्य में आपके साथ चर्चा करूंगा। सर, हिंदुस्तान में डायबिटीज का जो मार्केट है आज करेंटली 2023 में डायबिटीज की मेडिसिन का मार्केट 31,600 करोड़ रुपए का है और यही डायबिटीज का मार्केट 2032 में 1,20,174 करोड़ रुपए का होने वाला है। खाली हिंदुस्तान में सिर्फ डायबिटीज की दवा जो चल रही है उसकी बता रहा हूँ। उसके साथ में कैंसर का मार्केट, कैंसर की दवाओं का मार्केट 2017 में कुछ 6,027 करोड़ रुपए का था और 2023 में 8,530 करोड़ रुपए का हुआ। जो एंटी कैंसर ड्रग्स, हाँ, बढ़ रहा है सर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के ऊपर बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो मार्केट है 2022 में कुछ 22,680 करोड़ का था और 2030 में इस मार्केट का जो प्रोजेक्शन है वो 38,340 करोड़ रुपए का है। ऑप्थेल्मिक डिवाइसेस, मैं आंख में डालने वाली मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो डिवाइस आंख में लगते हैं, लेंस वेंस जो लगते हैं आज की डेट में, उनकी बात कर रहा हूँ। 2024 में हिंदुस्तान में ऑप्थेल्मिक डिवाइसेस का मार्केट 4,950 करोड़ रुपए का है इस समय। हाँ, इस साल जो होने वाला है। और 2028 में ये 67,500 करोड़ का हो जाएगा। बाकी ऑप्थेल्मिक मेडिसिन जो आंखों में दवाई डालने वाली जो दवाएं हैं 2014 से 2018 के बीच में 1,400 करोड़ से ये 2,200 करोड़ रुपए का मार्केट हो गया। अब आप समझो कि बाबा रामदेव जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। बाबा रामदेव कहीं ना कहीं एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति, एक ऐसी नेचुरोपैथी, एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन मार्केट्स को हिट करेंगी। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल हो या हिंदुस्तानी कंपनी हो, इनको कहीं ना कहीं बाबा रामदेव की मेडिसिन से बहुत बड़ा खतरा है, डर लग रहा है। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज मैं इसके आगे आप थोड़ा सा आपको चल के मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट है, हिंदुस्तान में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट है, आपको समझिए, डेटा दिखा रहा हूं तो इससे आप समझिएगा कि बाबा रामदेव से क्या घबराहट है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो हिंदुस्तान में आज 2019 का मार्केट है वो 33,500 करोड़ रुपए का है। अब सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि बाबा रामदेव का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है दिव्य फार्मेसी का, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और यही मार्केट 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाने वाला है हिंदुस्तान में। इसका मतलब यह है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन आज भी खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं खा रहे। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपको बाबा रामदेव की बात बताने। बाबा रामदेव के पास दो कंपनियां, एक है दिव्य फार्मेसी और दूसरी है पतंजलि। दिव्य फार्मेसी जो ये दवाइयां बनाती है, जहां ये दवाई बनती है, उसका टर्नओवर कितना है? 1254 करोड़ 2022 में और 2024 में 1,300 करोड़।
मतलब कि इस 33,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक की बिक रही थी, उसमें बाबा रामदेव का प्रोडक्शन सिर्फ 1254 करोड़ रुपए का था। मतलब बाकी की दवाइयां कोई और कंपनी बना के खा रही, इस्तेमाल हो जा रही हैं। तो उन कंपनियों के ऊपर केस क्यों नहीं, बाबा रामदेव के ऊपर केस क्यों है? सवाल ये है जी। अभी क्या हुआ सर, बाबा रामदेव यहीं पे काम करते तो बात ठीक थी, लेकिन बाबा रामदेव ने एक काम और कर दिया जो मुझे पर्सनल तौर पे मुझे भी ठीक नहीं लगता कि उन्होंने ये काम करा। उन्होंने क्या किया, वो अपना दवाइयों का काम करते रहते, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। आज चलते चलते उन्होंने डॉक्टरों से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बिना मतलब में पंगा ले लिया। वैसे भी ये इनके टारगेट पे थे जी, क्योंकि इनकी, अगर आज सर एक आदमी योग करके ठीक हो जाता है तो डायबिटीज की दवा क्यों खाएगा? बिल्कुल। आज जो कोरोना के ऊपर, बाबा रामदेव के ऊपर ये लोग हमला करते हैं, मैं एक बात कहता हूं, जिन लोगों को कोरोना हुआ उनको आपने ठीक कैसे किया? भाई आने के बाद किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया तो आपने क्या कहा उसको कि एक आप उसको यंत्र देते थे जिस यंत्र में 4 गेंद होती थी और उसमें फूंक मार के आप गेंद को उठाना होता था। तो यही अनुलोम अनुविलोम है जी। तो बाबा रामदेव तो ये पहले से कह रहा था। इसका मतलब है ये चीज करके, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपके फेफड़े जिनमें प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रहे थे। बिल्कुल। तभी आपने सजेस्ट करी, और ये तो एलोपैथी के डॉक्टरों ने करी, रामदेव ने कहाँ सजेस्ट करी? मतलब आपने उसकी चीज को कॉपी करके 4 डंडे खड़े कर दिए और उसमें बोला इसमें फूंक मारो, बॉल ऊपर जाएगी तो आपके फेफड़ा ठीक हो जाएगा। यही चीज थी। बाबा रामदेव के ऊपर दूसरा एलिगेशन ये है कि जो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई कोरोनिल। मैं आपको कोरोनिल की सच्चाई बताता हूँ, कोरोनिल कोई नई प्रोडक्ट नहीं है। जिन लोगों को, जो लोग हरिद्वार में रहते हैं, कनखल में रहते हैं, उनको पता है वहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी है। उनकी वेबसाइट पे बाबा रामदेव से पुरानी आयुर्वेद वाली कंपनी है वो, उस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अणु तेल और स्वासाहारी ये 2 चीज मिलेंगी। और यही सेम चीज को ब्रांडिंग करके बाबा रामदेव ने कोरोनिल कह के लॉन्च किया। कोरोना की दवाई, हाँ कि ये कोरोना की दवाई है। और ये स्वासाहारी जो टैबलेट है, आयुर्वेद की जो टैबलेट है, और नाक में डालने वाला जो अणु तेल है, इसको इस्तेमाल करके खांसी, जुकाम, बुखार, ये टाइप की चीजें पुराने टाइम से ठीक हो रही हैं। इसका डेटा हो सकता है किसी के पास नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दवाइयां काम नहीं करती और बाबा रामदेव झूठ बोल रहे हैं। ये बात मैं मानता हूँ, बाबा रामदेव के पास इसका कोई डेटा नहीं है। अब बाबा रामदेव ने एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया कि भाई ये तो कोरोना की दवाई है, इसको खाओगे तो ठीक हो जाओगे। और बाबा रामदेव ने साथ में कोरोना की वैक्सीन को के बारे में अलग अलग बातें कहनी शुरू कर दी। अब उससे क्या हो गया कि जो ये डॉक्टरों का जो समाज था वो इनके खिलाफ हो गया, क्योंकि इन्होंने एलोपैथी को चैलेंज कर दिया कि एलोपैथी ये चीज ठीक नहीं करती। बाबा रामदेव अपनी जगह पे सही हो सकते हैं या अपनी जगह पे गलत हो सकते हैं, वो एक अलग बात थी। लेकिन आज की डेट में आप कम्युनिकेशन की जब बात करोगे तो आपका कम्युनिकेशन समाज में प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है जी। और वही डैमेज इनके साथ हुआ, क्योंकि इन्होंने कोरोनिल को बोल दिया कि ये कोरोना ठीक करने वाली है। कोरोनिल का डेटा किसी के पास नहीं है, इसको खा के कोरोना ठीक होता है। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल वैक्सीन बनी, जिस भी कंपनी ने बनाई, हिंदुस्तानी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, उससे कोरोना ठीक होता है, इसकी भी स्टडी किसी के पास नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं हो सकता और बाबा जी के ऊपर एक्शन होगा, ये बात गलत है। एक्शन होना चाहिए तो दोनों का होना चाहिए। आप दोनों से कहिए डेटा लेके आइए, अपना क्लिनिकल फाइंडिंग्स, अपना क्लिनिकल रिसर्च, 3 लेवल्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है, उनका डेटा कहाँ है? किसी के पास नहीं है। तो रामदेव ने बोला वो गलत, आपने बोला वो सही, ये चीज ठीक नहीं है। फिर इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में IMA और इनके साथ एक जगदीश लेले साहब हैं, वो चले गए 2022 में। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया कि अब जो है आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि एक नेहरू जी का बनाया हुआ एक्ट है 1954 का, ड्रग्स एंड मैजिक ड्रग्स एक्ट कहते हैं उसको। उसमें ये लिखा है कि भाई आप इस तरह की कुछ अमुक 4-5 चीजें हैं, इनके बारे में आप वो नहीं देंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन कर दिया, जिसको वो भी मानते हैं कि भाई मेरे से गलती हुई और उन्होंने माफी मांग ली। तो अब जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जहां तक है, मैं बात बता दूं सर, कंटेम्प्ट हमेशा कोर्ट और कंटेम्प्टनर के बीच में होता है, पेटिशनर और कंटेम्प्टनर के बीच में नहीं है। मैंने कोर्ट का आदेश उल्लंघन किया, कोर्ट चाहे मुझे छोड़ दे और कोर्ट चाहे मुझे माफ कर दे, ये कोर्ट का डिसाइड करेगा। तो थोड़े दिन रुकिए, डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो IMA वाले हैं और जो इस चीज में, इस षड्यंत्र में बाबा रामदेव के पीछे लगे हुए हैं,
मैं उनको आज एक बात कह रहा हूँ, आज आपने एक सोता हुआ शेर जगा दिया। बाबा रामदेव के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, वो वेल्थ क्रिएटर बन चुका है जी। आप उसे बाबा रामदेव बोलो, लाला रामदेव बोलो, जो भी बोलो, वो हिंदुस्तान में आज एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। आज की डेट में हिंदुस्तान में बाबा रामदेव की जो पतंजलि करके जो कंपनी है, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 45,000 करोड़ था, 45,000 करोड़। और बाबा रामदेव का टारगेट है इसे 1 लाख करोड़ पर ले जाने का। आप रोक के दिखाओ उस आदमी को। भाई एक सन्यासी है, बिजनेस कर रहा है, आज आप उसे रोक के दिखाओ। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आने वाले टाइम में बाबा रामदेव जो डेटा, आज अगर वो उसके पास डेटा होता कि हाँ भाई मैंने कोरोनिल को इसलिए कहा, वो सुप्रीम कोर्ट को दे देता, उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं होता, लेकिन डेटा नहीं था। विवेक जी, इसके पहले भी जो है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब बाबा रामदेव की शुरुआत हो रही थी योग गुरु के नाम से, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। जैसे ही विरोध हुआ और बाबा रामदेव इतने स्पीड से आगे गए, उस विरोध को देखते हुए, झेलते हुए, और एक ब्रांड बन गए बाबा रामदेव। जैसे ही वो कंट्रोवर्सी में आए तो ब्रांड बन गए। तो ये कंट्रोवर्सी आने के लिए कुछ जरिया तो नहीं है? नहीं, ये कंट्रोवर्सी आने के लिए कोई जरिया नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी जिसने क्रिएट कर दी है, उसने बाबा रामदेव को लड़ने का और मौका दे दिया है। वो चुप नहीं बैठने वाला, वो सारा डेटा कलेक्ट करेगा, वो लाएगा और आपको देगा। और अब जो वो काम करेगा वो और ज्यादा मॉडर्न तरीके से करेगा। वो आपके वहीं से ही डॉक्टर एम्प्लॉय करेगा और जिसको ये बताएगा ये करना चाहिए हमको। तो मेरे को नहीं लगता कि बाबा रामदेव ने कुछ गलत किया है। हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे खुद के जो वेल्थ क्रिएटर हैं, अरे सैमसंग कंपनी का टीवी बहुत बढ़िया बात है जी, ओनिडा कंपनी मतलब एलजी का टीवी बहुत बढ़िया बात है जी, आपने टोयोटा की बात, अरे सर ये सब फैमिली नेम है। सीमेंस जिसकी आप बात करते हो ये फैमिली नेम है। तो अडानी का, अंबानी का और बाबा रामदेव का अगर नाम कैसे कोई कंपनी चल रही है तो आपको दिक्कत क्या है उसमें? अरे आपके देश का नाम हो रहा है, आपके लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बाबा रामदेव की कुछ गलती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो उनके खिलाफ करेगा या उनको माफ करेगा या छोड़ेगा, वो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। बिल्कुल। बट बाबा रामदेव आगे चल के हिंदुस्तान में और वेल्थ क्रिएट करें, समाज को और जागरूक करें, और एक ऐसी चिकित्सा पद्धति को जो उन्होंने वापस लाई है और उसको आगे बढ़ाएं, और उसकी वजह से लोगों का भला होगा। बस, धन्यवाद विवेक जी। तो जानकारी दे रहे थे बाबा रामदेव जी के बारे में कि जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रहा है बाबा रामदेव के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से उनको जो लताड़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से उनको माफ़ी मंगाया गया। आखिर में इसके पीछे क्या उद्देश्य, हम इसी चर्चा कर रहे थे। आपका क्या कहना है बाबा रामदेव के बारे में? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लीजिए। एक और छोटी सी चीज़ कहनी है सर, मैं ये नहीं मानता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को किसी भी तरह से लताड़ रहा है। ये तो जो लोग वहाँ खड़े होते हैं और जो सुनते हैं उन बात को वो कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट है वो क्लैरिफिकेशन मांगता है, उसको वो कड़े शब्दों में भी मांग सकता है और उसको पोलाइट शब्दों में भी मांग सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, जो न्यायाधीश वहाँ बैठे हैं। किसी ने बाबा रामदेव को फटकारा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई भी कोर्ट ओपनली किसी भी आदमी को गाली नहीं देता है। कोर्ट जब भी बात करता है वो अपने जजमेंट में बात करता है। अभी सिर्फ बात हो रही है, एक बहस हो रही है, उस बहस को मद्देनजर रखते हुए जो जजमेंट आएगा आप वो देखिएगा। उसमें फटकार होगी तो जजमेंट में दिखेगी, नहीं होगी तो कहीं नहीं दिखेगी। ये एक सिर्फ चर्चा हो रही है 2 लोगों के बीच में, मेरा ऐसा मानना है सर। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर बाबा रामदेव के बारे में? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।